होता क्या है हाई ब्लड प्रेशर? क्या ब्लड का प्रेशर हाई होता है? क्या होता है? जैसे आर्टरी स्टिफ हो जाती है हम्म। तो ये बीपी हमारा बढ़ता जाता है बिकॉज वो ब्लड को ले नहीं पा रही। कुछ लोगों को हमने ये कहते सुना कि मेरा तो हमेशा 140 150 आता है और ये मेरा नॉर्मल ये नहीं है। अभी भी ये मिथ हटा देनी चाहिए, बीपी हाई होना ही नहीं चाहिए। वो अपनी कौन सी एक आदत सुधारें जिससे उनका बीपी काफी हद तक कंट्रोल आ जाए? अगर हमने सॉल्ट इंटेक कम कर दिया और हमने इसको आधा कर दिया तो हमारा बीपी 10 मिलीमीटर ऐसे ही कम हो जाता है। अल्कोहल कंट्रोल इज वेरी हाई बीपी का पेशेंट ले सकता है? 30 एबल once a week या सोशली Whichever is less. हाँ, whichever is more नहीं। बीपी अगर वो घर पर चेक करते हैं तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? हार्ट मेरा ये है हम्म। तो मेरा हाथ ये, which is usually a chair and a table. राइट हैंड, लेफ्ट हैंड? Either doesn't make there's a small amount of difference, but हमेशा एक ही हाथ में। कॉफी का बीपी से कोई कनेक्शन है डॉक्टर साहब? कॉफी बीपी को हाई करती है। हम बचपन से जो रेंज पढ़ते थे वो 120/80 को मानते थे ऑप्टिमल है। फिर हमने देखी 130/90 आई तो चैट जीपीटी ने बताया 140/90। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? पूजा, मैं ये कहूँगा कि तुमसे नॉलेजेबल पर्सन मेडिकल फील्ड में कोई है ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान को हाई ब्लड प्रेशर हो और उसे हार्ट डिजीज हो या ना हो, सीधे उसको वो मौत की तरफ ले जाए। एब्सोल्युटली बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड, चाहे वो स्ट्रोक से हो चाहे वो हार्ट डिजीज से हो, इज हाई ब्लड प्रेशर। 20% मिलीमीटर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ाओ तो ट्वाइस द रेट हो जाता है हार्ट डिजीज होने का, हार्ट अटैक होने का, डेथ होने का, स्ट्रोक होने का। क्या आप जानते हैं कि भारत में जितने लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनमें से आधों को मालूम भी नहीं होता कि वो ब्लड प्रेशर की बीमारी के शिकार हो चुके हैं। हो सकता है इस समय जब आप पॉडकास्ट सुन रहे हो आपका बीपी बढ़ा हुआ हो और आप इससे अनजान हो। इसमें एक क्लू ये भी है कि हर बार हाई बीपी सिम्टम्स देकर नहीं आता। तो आपको या मुझे अगर हाई बीपी हो रहा है या होने वाला है उसका पता कैसे चलेगा? हाई ब्लड प्रेशर से कितने खतरे हो सकते हैं? क्या हम उसे आने से पहले टाल सकते हैं? और अगर हो ही जाए तो चेक करने का और कंट्रोल में रखने का सही तरीका क्या है? हमारे साथ डॉक्टर अशोक सेठ हैं जो फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं और कार्डियोलॉजी की फील्ड में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, तो मैं लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन आज नहीं दूंगी। आपको सर हमारे हमारे पेज पर जब भी आपका पॉडकास्ट जाता है तो लोग बहुत पसंद करते हैं और अच्छी बात यह है कि उसमें से आधे आपके पेशेंट होते हैं और वो बताते हैं हमने इनसे इलाज कराया, इतने साल हो गए, हम ठीक चल रहे हैं। मेरा तो खैर पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, बट इट इज़ अ गुड थिंग कि लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल। क्यों बार बार इंट्रोडक्शन दिया जाए? आफ्टर ऑल हार्ट डिजीज के बारे में बात करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो सर एज आई सेड कि बहुत सारे लोग जो डेटा कहता है कि 50% लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर है। पहले तो ये हाई बीपी और हाइपरटेंशन एक ही चीज़ है? हाँ पूजा, हाई बीपी और हाई हाई ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं और हाइपरटेंशन एक ही चीज़ है। ये कॉमन मैन का टर्म है और दूसरा सोचिए ये अपना मेडिकल टर्म है। मेडिकल टर्म। बट समझने की बात ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हार्ट डिजीज इज द बिगेस्ट किलर, चाहे आदमियों में चाहे औरतों में। बट हार्ट डिजीज का कॉज क्या है? बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉज ऑफ डेथ, चाहे वो स्ट्रोक से हो चाहे वो हार्ट डिजीज से हो चाहे किडनी डिजीज से हो, इज हाई ब्लड प्रेशर वर्ल्ड में। और ये सुनो कि आज एडल्ट अगर हम हिंदुस्तान की पॉपुलेशन लें तो 30% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, जिनमें से कि जैसे आपने कहा कि 60% लोगों को तो पता ही नहीं कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है। और जितना अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहता है उतने ही मौतें होती रहती हैं। हर 10 मिलीमीटर इंक्रीज से डेथ। 20% मिलीमीटर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ाओ तो ट्वाइस द रेट हो जाता है हार्ट डिजीज होने का, हार्ट अटैक होने का, डेथ होने का, स्ट्रोक होने का, ट्वाइस। माय गॉड। सो ये एक साइलेंट किलर है जो कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है और ये वाकई खतरनाक बीमारी है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि अगर 10 या 20 का भी डिफरेंस है या वो रेज कर जाता है तो वो सीधे खतरा बन जाता है। जी हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान को हाई ब्लड प्रेशर हो और उसे हार्ट डिजीज हो या ना हो, सीधे उसको वो मौत की तरफ ले जाए। एब्सोल्युटली। ऐसा हो क्योंकि सकता कई है। तरीके से मौत की तरफ ले जा रहा है। ओके। किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स, आईज की डिजीज डिसऑर्डर्स, ब्रेन में डिमेंशिया वगैरह। मतलब आप सोचिए कि हर ऑर्गन का फेल होने का
एक सबसे बड़ा कारण हाई ब्लड प्रेशर है। और अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर तो सोचिए एग्जिस्ट कर ही रहा है पॉपुलेशन में। माय गॉड। तो हाई बीपी का सर जैसे हम कह रहे हैं कि लोगों को पता नहीं चलता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। एक तरफ हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं हाँ हमारा सर चकराता है, सर भारी लगता है, तो हमें पता चलता है कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है। हर बार ये सिम्टम नहीं आते। एग्जैक्टली ये जब ये सिम्टम्स आते हैं तो बहुत कम लोगों को आते हैं जिनको, यू आर राइट, और प्रैक्टिकली जब बहुत हाई हो जाता है तब आते हैं। तो यस, वो सिम्टम्स की हेडेक, एकदम लगना कि जैसे काम करने का मन नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही है, हार्ट धक धक कर रहा है, ब्रेन में पाउंडिंग हो रही है, ये एक सिम्टम्स होते हैं बीपी के। बट ये जब बहुत हाई हो जाता है या कुछ लोगों में होते हैं, तो हम तो इवन कंसर्न है कि सिर्फ सिवियर हाई ब्लड प्रेशर नहीं, माइल्ड टू मॉडरेट हाई ब्लड प्रेशर जो कि लोगों को नहीं पता चलता है, वो भी चलता रहे तो किडनी और आइज और हार्ट खराब होते जा रहा है। अच्छा, ये इसीलिए अब इम्पोर्टेंट हो गया कि अगर हम देखते हैं और हमारे यूथ को देखते हैं, हमारे यंग लोगों को देखते हैं, और हमें पता है कि ये लाइफ चलनी है कई सालों तक, तो अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना रहे तो कितनी मौतें या कितनी हार्ट डिजीज या कितनी किडनी फेलियर्स होते रहेंगे। राइट। जैसे सर आपने कहा माइल्ड टू मॉडरेट ब्लड प्रेशर, हम बचपन से जो रेंज पढ़ते थे वो 120/80 को मानते थे ऑप्टिमल है। फिर हमने देखी 130/90 आई। अभी मैं आपसे बात करने से पहले जब रिसर्च कर रही थी तो चैट जीपीटी ने बताया 140/90। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? पूजा, मैं ये कहूँगा कि तुमसे नॉलेजेबल पर्सन मेडिकल फील्ड में कोई है ही नहीं। तुम्हारे क्वेश्चंस इतने पर्टिकुलर होते हैं अपनी जानकारी से और पब्लिक के लिए। थैंक यू सो मच। ये एक ओवर द इयर्स हमें पता है कि हमें बीपी और कम रखना है। तो जो पुरानी वाले हम कहते थे कि बीपी स्टार्ट होता था 140/90 से, वो इसकी डेफिनेशन होती थी कि उससे ज़्यादा हो, धीरे धीरे ये कम होते गया। लेटेस्ट, क्योंकि ये वर्ल्ड का बिगेस्ट किलर है और हमें पता है कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, तो अब हम क्लियरली मानते हैं कि ब्लड प्रेशर 120/80 से कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। कैन यू बिलीव दैट? दीज रीडिंग जो कि हम नॉर्मल समझते थे पहले, और ये भी है कि अगर वो 130/90 चल रहा है तो हम कहते हैं कि ये एट रिस्क वाली पॉपुलेशन है। ओके। एक बार वो 140 के करीब पहुंचा और 140/90 पहुंचा, तो 130/80 से ऊपर है, नीचे का 80 और ऊपर का 130, 120 to 130 पहुंच गया, तो ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, ये एट रिस्क पॉपुलेशन है। ओके। जहां वो 90 को टच किया और ऊपर वाला 130 को क्रॉस कर गया, तो हम कहते हैं तो ब्लड प्रेशर हो गया। ये वो कैटेगरी है जिसे दवा लेनी है। जिसको एट रिस्क वाले पेशेंट्स को, नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट, और 140 के ऊपर चला गया तो वो तो एस्टैब्लिश्ड ब्लड प्रेशर स्टेज 2 हो गया। अब जो हुए, मैंने जितना बताया कि 130, 120 to 130 ऊपर का है, 80 to 90 नीचे का है, जिनको पहले हम नॉर्मल बीपी समझते थे, उनको तो हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, आपको ये बीपी 120/80 से नीचे लाना ही है। बट अभी भी आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके कर सकते हैं, और हम इसकी बात करेंगे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है। जहां किसी पेशेंट का बीपी 130-140 ऊपर हो गया, नीचे का 90 से ऊपर जा रहा है, तो हम कहते हैं कि एट रिस्क वाले जो लोग हैं, हार्ट डिजीज हो चुकी है, रिस्क फैक्टर्स हैं, किडनी की डिजीज है, स्ट्रोक हो चुका है, डायबिटिक्स हैं, ये सब एट रिस्क पीपल है, इनका बीपी लाना चाहिए और दवाओं से लाना चाहिए। ओके, ठीक है। जिनको ये रिस्क फैक्टर्स नहीं, उनको फिर भी हम कहते हैं कि ठीक है 6 महीने वॉच कर लें एक साथ। 140 ऊपर 90 के ऊपर तो हर एक का बीपी नीचे लाना ही है, और हमारी टारगेट है 120/80 से नीचे रखना। ओके। एक हमने ये भी देखी टेंडेंसी कि कुछ लोगों का जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ा हुआ होता है और नीचे का वो कहते हैं हमारा 80-85 रहता है। हाउ वुड यू डिफाइन दैट? या हमें नीचे का भी इम्पोर्टेंट है, ऊपर का भी इम्पोर्टेंट है, दोनों रिस्क फैक्टर्स हैं, और हमें नीचे वाला 80 से नीचे लाना ही है, चाहे वही आइसोलेटेड रीडिंग्स आ रही हो, और ऊपर वाला को हम 140 से ऊपर ट्रीट करना ही है और 120 तक लाना ही है। फिर चाहे वो उसको कोई रिस्क फैक्टर है या नहीं है, अगर वो 140 पे पहुंच गया, 140 पे पहुंच गया तो कोई रिस्क फैक्टर है भी नहीं है, लाना है। 130 to 140 में
जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं उनका लाना है, और 120 to 130 में तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रखना ही है। उम्र के हिसाब से क्या ब्लड प्रेशर डिफर करता है? अक्सर हम देखते हैं कि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि थोड़ा तो बढ़ा ही रहता है उम्र के साथ। आई नो ये पहले की बातें थी, बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तो अक्सर बात होती है कि इतना तो रहना ही चाहिए, थोड़ा ब्लड प्रेशर रहेगा तो इसमें क्या होता है। एक्चुअली अगर कोई फिट एल्डरली है, एंड वी से लेट्स अज्यूम कि अबव 75 या अबव एज ऑफ 80 हम एल्डरली कहें, एंड आई थिंक अबव द एज ऑफ 80, अगर तो फिट एल्डरली हैं, जो कि बहुत सारे फिट एल्डरली होते हैं, तो क्लियर कट है कि यही डेफिनेशन चलेंगी जो हमने बात 120/80, क्योंकि यही तो एक पॉपुलेशन जो कि हायर रिस्क ऑफ स्ट्रोक पे है, हायर रिस्क ऑफ किडनी फेलियर है, तो हमें तो उनका और प्रिकॉशन रखनी चाहिए। बट ये भी ख्याल रखना चाहिए कि फ्रेल हो, एल्डरली हो, गिरने के चांसेस ज़्यादा हों, अनसुपरवाइज हों, उसमें तो हमें इंडिविजुअलाइज करना है। ये भी ना करें कि हम उसी कोशिश में कि 120/80 से नीचे लाना है, हम 110 100 पे पहुंच गया और वो फेंट होने लगे या गिर गए लो बीपी के साथ, तो उनको तो ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हेल्दी हैं उनके लिए तो यही क्राइटेरिया मीट होंगे, और जिनको बीमारियां हैं, जो अकेले रह रहे हैं, फ्रेल हैं, उनके लिए हमें इंडिविजुअलाइज करें। हो सकता है कि हम 10 मिलीमीटर हायर रखें सो दैट उनको नुकसान ना पहुंचे। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर उम्र बहुत ज़्यादा है, 70-80 है, और उसमें अगर बीपी थोड़ा नीचे की तरफ है तो उसमें भी रिस्क है? हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि यही एल्डरलीज हैं जिनका बीपी ज़रा ज़्यादा कम हो जाता है, मॉनिटर हो नहीं पाता है। कई एल्डरलीज अकेले रहते हैं, कई डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं, 190 पे कई लोग खाना भी नहीं पूरा खा रहे होते हैं, दूसरी दवाइयाँ चल रही होती हैं जो कि और बीपी लो कर सकती है। तो ये सब कॉम्बिनेशन, इसलिए हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना हमारा इम्पॉर्टेंट बात है एल्डरलीज में। टारगेट्स तो वही हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हम उनको नुकसान देकर उन टारगेट्स पर पहुँचे। ब्लड प्रेशर छोटे बच्चों में क्या अलग आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इनफैक्ट जिस तरह आपको पता ही है कि ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, मोटापा बढ़ते रहा है बच्चों में, डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है बच्चों में। इनफैक्ट हाई ब्लड प्रेशर, अब जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में 30% एडल्ट पॉपुलेशन को है, तो 7% बच्चों की पॉपुलेशन में भी हाई ब्लड प्रेशर है। 7%? इंडिया में 7% इज अ बिग नंबर बच्चों का। और इसके कई कॉजेज हो सकते हैं। अब ओबेसिटी और लाइफस्टाइल और लेस ऑफ एक्सरसाइज का तो कॉज है ही, बट दूसरी बीमारियां भी कई ब्लड प्रेशर करती हैं। तो जितना भी हम देखते हैं कि यंगर एज पे अगर हमें ब्लड प्रेशर दिख रहा है, तो हम हमेशा सिर्फ इसको लाइफस्टाइल नहीं समझते, हम ज़रूर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, क्योंकि किडनी की बीमारी कर सकती है हाई ब्लड प्रेशर, कुछ हार्मोन्स की बीमारियां होती हैं जो हाई ब्लड प्रेशर कर सकती हैं। देयर आर न्यूमरस अदर रीजंस कि किडनी की आर्टरी की बीमारी हाई ब्लड प्रेशर कर सकती है। हम इन कॉजेज को ढूंढते हैं। कुछ तरह के ट्यूमर्स होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर कर सकते हैं, तो हम सेकेंडरी कॉजेज को बिल्कुल पहले क्लियर करते हैं और तब कहते हैं कि ये आपका ब्लड प्रेशर आपकी मोटापे की वजह से या आपकी जेनेटिक्स की वजह से या आपकी हेरिडिटी की वजह से। डॉक्टर, एक परसेप्शन ये है कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको सूनर और लेटर दिल की बीमारी होगी ही होगी, ये कितनी सही परसेप्शन है? अगर हाई ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहा तो दिल की बीमारी का कॉमनेस्ट कॉज मैंने कहा ही है कि हाई ब्लड प्रेशर। सिर्फ दिल की बीमारी में कॉरोनरी आर्टरी डिजीज ही नहीं आती है कि हार्ट अटैक्स हुआ, आर्टरीज ब्लॉक हो गई, यही नहीं है। हार्ट की मसल थिक हो जाती है, हाइपरट्रफी हो जाती है हार्ट की मसल्स की, एरिथमियास हो जाते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन एक इरेगुलर हार्ट बीटिंग की कंडीशन है, वो हो जाती है। धीरे धीरे हार्ट एनलार्ज होके डायलेट होके हार्ट फेलियर हो सकता है। तो हार्ट में कई तरह की बीमारियां हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं, सिर्फ एक बीमारी नहीं। एक दवा से सिर्फ क्या हाई बीपी का इलाज हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। जब भी हम हाई बीपी कहते हैं, और अब हमारी गाइडलाइंस बड़ी क्लियर है, हम हमेशा 2 दवाइयों पे स्टार्ट करते हैं। देखा गया है कि 2 दवाइयों का फायदा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, हार्ट की हाइपरट्रॉफी में, हार्ट के केयर में और पेशेंट की कंप्लायंस में इमीडिएटली फायदा होता है। तो क्लियरली हम 2 दवाइयों पे स्टार्ट करते हैं, चाहे वो लो डोजेस पे हो दोनों, और धीरे धीरे टाइट्रेट करते हैं कि वो दवाइयाँ बढ़ें। अच्छा। उसी से सबसे ज़्यादा
पेशेंट को फ़ायदा होता है। इसीलिए आजकल तो हम ये कहते हैं कि 2 अलग-अलग दवाइयाँ नहीं, इकट्ठे वो जो कंबाइंड पिल्स होते हैं, उनको दिया जाए, सो दैट कि पेशेंट की कंप्लायंस हो जाए। वो एक ही, अगर हम 2 दवाइयाँ दे रहे हैं तो कई लोग कहते हैं कि यार 2 क्या खानी है, एक ही खाते हैं, ये तो ऐसे ही डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी है, वो तो एक सवेरे खाओ, एक रात को खाओ, ये क्या, तो ये तो ज़िंदगी भर खानी पड़ी। सो नाउ वी कंसंट्रेट ऑन मेकिंग श्योर कि एक पिल जिसमें 2 दवाइयाँ हों, उसमें कंप्लायंस बेटर हो जाती है। तो ऐसी कॉम्बिनेशन पिल्स हैं मार्केट में, इसीलिए बनी है, सो दैट कंप्लायंस ऑफ पेशेंट इम्पॉर्टेंटली बहुत हो जाए। अच्छा, कई बार ये भी है ना कि अगर बहुत ज़्यादा बीपी हो, आप देख रहे हो, आप बढ़ा रहे हो दवाई, कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो तीसरी दवाई भी देनी पड़ती है, तो उसमें और कंप्लायंसेस की बात आ जाती है। पेशेंट्स कई 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 वजह से दूसरी दवाइयों में, पता किडनी की डिजीज़ है तो साथ में वो दवाइयाँ चल रही हैं, या हार्ट डिजीज़ है उसकी अलग दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो इसलिए कंप्लायंस की बात जब आ जाती है तो यस, ये कम्बिनेशन ड्रग्स बहुत मैटर करती हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं काम कैसे करती हैं? जैसे आपने कहा 2 देनी पड़ती हैं या कॉम्बिनेशन देनी पड़ती है, तो उन दोनों का मैकेनिज्म अलग-अलग होता है? बिल्कुल, उन दोनों का मैकेनिज्म अलग-अलग होता है। इनफैक्ट डिफरेंट दवाइयों का अलग-अलग मैकेनिज्म्स हैं। कुछ दवाइयाँ ये हैं जो पेरिफेरल आर्टरीज़ को डायलेट करती हैं, कुछ किडनी के हार्मोन्स पे काम करती हैं। इसीलिए दोनों दवाइयों का फ़ायदा अलग-अलग है और कॉम्बिनेशन का फ़ायदा इसलिए ज़्यादा है। एक दवाई अगर हम देते हैं और उसको हायर एंड हायर डोजेस पे बढ़ाते हैं, तो वो एक ही मैकेनिज्म पे काम करती है बीपी के, और अगर हम 2 डिफरेंट मैकेनिज्म्स को इकट्ठे लो डोजेस पे भी करें तो उसका फ़ायदा देखा गया है मोर इफेक्टिव होता है दैन डबलिंग वन मेडिसिन। बड़ा लेमैन सवाल मेरे दिमाग में आया इससे, हम हाई ब्लड प्रेशर कह रहे हैं, होता क्या है हाई ब्लड प्रेशर? क्या ब्लड का प्रेशर हाई होता है, क्या होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नहीं, ब्लड का प्रेशर हाई नहीं होता है। ये एक वैस्कुलर है कि हमारी स्टिफनेस ऑफ वेरियस आर्टरीज, जैसे आर्टरी स्टिफ हो जाती है तो ये बीपी हमारा बढ़ता जाता है, बिकॉज वो आर्टरीज डायलेट नहीं हो रही, आर्टरीज ब्लड को ले नहीं पा रही है। सो इन अ वे ये एक मैकेनिज्म है, चाहे वो बीमारियों की वजह से हो, चाहे वो जेनेटिक्स की वजह से हो, और चाहे वो जैसे मैंने कहा सेकेंडरी कॉजेज हो, उनकी वजह से ये हमारी कंप्लायंस ऑफ ब्लड वेसल्स इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ये एक बड़ा विशेष साइकिल है कि उसी में हम जितना बीपी हाई रखते हैं उतनी हमारी आर्टरीज और डिस्ट्रॉय होती जाती है, पेरिफेरल वेसल्स और डिस्ट्रॉय होती जाती है। हार्मोन जितने बढ़ते जाते हैं और जितनी किडनी की वजह से हमारा बीपी बढ़ता जाता है, उतना ही किडनी भी डिस्ट्रॉय होती जाती है। सो हर चीज में एक विशेष सर्कल बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी डिटोरेशन होते जाता है। इसीलिए हाई बीपी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हाई बीपी को कंट्रोल करना, और ये वेरियस मैकेनिज्म ब्लड वेसल्स पे ही काम कर रहे हैं। अब लोगों को ये लगता है अगर एक बार हाई बीपी की दवा डॉक्टर साहब ने लिख दी, फिर वो हमें लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, ये बात कितनी सही है? बीपी का हमेशा क्योर नहीं समझा जाता, कंट्रोल समझा जाता है, और यही पब्लिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंट्रोल इज असेंशियल फॉर लाइफ, असेंशियल फॉर लिविंग, और असेंशियल कि हम बीमारियों को रोकें। अदरवाइज जैसे मैंने हार्ट, हम लोग तो यही डर रहे हैं ना कि हार्ट डिजीज हो गया, स्ट्रोक होगी, किडनी फेल होगी, आंखें खराब हो गई। बीपी इसीलिए दवाई एक बार लेनी है तो ये नहीं कि जिंदगी भर चलेगी, ये है कि जिंदगी भर इसलिए लेते हैं कि कंट्रोल रहे और हम ये लाइफ थ्रेटनिंग उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बचें। यानी आप कह रहे हैं मोटे तौर पर चलेगी जिंदगी भर? चलेगी, एब्सोल्युटली चलेगी। हाँ, ये जरूर है, कम हो सकती है अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, कम हो सकती है जो डोजेस पे स्टार्ट होती है। अगर हम मोटापे को कम करें, अगर हम एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, स्ट्रेस रिलीफ करें, डाइट का ख्याल रखें, सॉल्ट कम करें, तो ये दवाइयाँ कम ज़रूर हो सकती हैं। ओके, अब दवाइयों से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल ये है कि जब हाई बीपी की दवा के बारे में हमने अक्सर डॉक्टर्स को ये कहते हुए सुना कि लेने से ज़्यादा खराब है दवा को छोड़ना, यानी अगर आप डोज मिस करते हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक है और बार बार करते हैं तो और ज़्यादा खतरनाक है। दैट इज ट्रू, ऐसा दैट इज डेफिनेटली ट्रू। ब्लड प्रेशर एक कंट्रोल की बात है, उन दवाइयों से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है तो ये भी देखा गया है कि अगर हम दवाइयाँ सडनली छोड़ते हैं
तो ये नहीं है कि वो प्रीवियस लेवल पे आ जाए कि अगर आपका 140 150 चलता था और दवाइयाँ ले रहे थे, अब वो 120 चल रहा था, फिर सडनली छोड़ दी तो धीरे धीरे 150 पे आएगा। सडनली वो शूट अप करता है, और शूट अप ऐसे करता है कि 180 190 200 तक पहुंच जाता है, जो कि लाइफ के लिए खतरा होता है। सो हमने अक्सर देखा है कि हमारे पेशेंट्स आते हैं 190 100 200 पे बीपी चल रहा है, हेडेक, नौसिया, वॉमिटिंग, एक प्रैक्टिकली हार्ट फास्ट हो गया, हार्ट पे स्ट्रेन पड़ना शुरू हो गया, किडनी पे स्ट्रेन पड़ना शुरू हो गया, उस कंडीशन में आते हैं। पहले उनसे पूछते हैं हम कि क्या दवाइयाँ छोड़ दी थी? हाँ जी, वो हमने 2-3 हफ्ते से दवाई छोड़ रखी है, क्योंकि बीपी तो अच्छा कंट्रोल चल रहा था, तो हमने सोचा कि क्या ज़रूरत है दवाइयाँ खाने की, बीपी तो कंट्रोल में है ही। तो यही अनफॉर्चुनेटली ये एक रिस्की सिचुएशन है। ओके, और अगर कुछ लोग ऑफ एंड ऑन आज ले ली, कल छोड़ दी, फिर भूल गए, फिर कल ले ली, वो तो बहुत ही खराब सिचुएशन है। एक्चुअली बीपी की दवाइयों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, कंप्लायंट रहना चाहिए। सोचिए कि ये अब आपकी ज़िंदगी के लिए है, और ज़िंदगी में ठीक रहने के लिए है, बीमारियों से बचने के लिए, और लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियों से बचने के लिए। आफ्टर ऑल जब बीपी ये एक रिलेशनशिप है, हार्ट और ब्लड वेसल्स के बीच की रिलेशनशिप है, इसीलिए हाई बीपी होता है। इसीलिए कई कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं कि जो हार्ट रेट को भी कंट्रोल करती हैं, हार्ट की कंट्रैक्शन को भी कंट्रोल करती हैं बीपी की दवाइयाँ। तो एक रिलेशनशिप ऑफ हार्ट, किडनीज एंड किडनी के हॉर्मोन्स एंड ब्लड वेसल्स का रिलेशनशिप है। कुछ लोगों को हमने ये कहते सुना कि मेरा तो हमेशा 140 150 आता है और ये मेरा नॉर्मल यही है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का नॉर्मल ही 140 150? एब्सोल्युटली नॉट। और अभी भी ये मिथ हटा देनी चाहिए, बीपी हाई होना ही नहीं होना चाहिए। और अगर बीपी हाई चल रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई, या तो बीपी ही बीमारी है, हाई बीपी ही बीमारी है, या कोई ना कोई उसकी वजह है इंटरनल, जिसकी वजह से हाई बीपी चल रहा है। वजह ढूंढनी चाहिए, जो कि हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, और बीपी को कंट्रोल लाना ज़रूरी है, चाहे वो एसेंशियल या प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर हो या सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर। अब बात करते हैं कंट्रोल की। जिन लोगों का 120 से 140 के बीच में बीपी फ्लक्चुएट करता है और उनको कोई एसोसिएटेड रिस्क नहीं है, वो अपनी कौन सी एक आदत सुधारें जिससे उनका बीपी काफी हद तक कंट्रोल आ जाएगा? सो यह बात आ गई वही जो मैं कह रहे थे कि जब एलिवेटेड बीपी होता है 120 से 130 तक, या हम कहें 130 से 140 तक इन अ नॉर्मल पॉपुलेशन, तो हम कंसंट्रेट करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का सबसे पहला नंबर पे आता है सॉल्ट कम करना, सबसे पहले नमक करना। हाँ, नमक कम करना। इट इज दैट इम्पोर्टेंट। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान, जो भी रिकमेंडेशंस है WHO की, हिंदुस्तान सबसे ज्यादा स्वीट देश भी है है, मीठा देश भी है, और सॉल्टी भी है, और सबसे नमकीन देश भी है। हम जितना नमकीन खाते हैं, आपको तो पता है मिठाई तो बहुत ही खाते हैं, और मीठे लोग भी हैं। आई मीन हिंदुस्तान आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, हाउ मेनी फाइनेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे लोग वाकई ही मिठास वाले लोग हैं, वेरी पीपल जो कि दूसरों की देखभाल करते हैं, सबका अतिथि देवो भव। बट एज फार एज नमक इज कंसर्न, हमारी इनटेक 3 times ज़्यादा है प्रैक्टिकली जो रिकमेंडेशन है WHO। सो 12 ग्राम हम लोग तो नमक ऐसे ही खा लेते हैं, जबकि WHO कहता है कि लिमिट होनी चाहिए 5 ग्राम नमक की। उसको भी WHO 3 ग्राम लाने के लिए, हाँ, और वो 3 ग्राम। और सॉल्ट, जहाँ तक सोडियम इंटेक की बात आती है, तो वो तो आजकल हम कहते हैं जो कि ऐसे कि उसका हाफ समझ लो आप सोडियम इंटेक हुआ, 2.5 ग्राम सोडियम इंटेक, 5 ग्राम सॉल्ट इंटेक। अब तो हम लोग कहते हैं कि 1.5 एग्जैक्टली 1.5 सोडियम विच इज 3 ग्राम, 3 ग्राम सॉल्ट इंटेक, और हम 12 ग्राम सॉल्ट इंटेक लेते हैं। 12 ग्राम सॉल्ट इंटेक, पता है यही सब चीज़ों में होता है। हमारे खानों में तो एक्स्ट्रा डलता ही है, बट अगर सबसे जो हम चीज़ें खाते हैं सबसे अच्छी, वो है समोसे, कचौड़ी, नमकीन आपका साथ में सॉल्टिश हो जाए, अचार, सैलेड में भी चाट मसाला। दैट्स राइट। सो जितने भी हमारे ये है ना,
ये सॉल्ट इंटेक है। अगर हमने सॉल्ट इंटेक कम कर दिया और हमने इसको आधा कर दिया तो हमारा बीपी 10 मिलीमीटर ऐसे ही कम हो जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो एक आदत, कम नमक की आदत ही रखनी चाहिए। और कई बार लोग पूछते हैं कि नमक तो यार तो खाना खाएंगे कैसे, नमकीन मतलब खाना, हमारे खानों में नमक तो इम्पोर्टेंट होता है। हम तो कम ही खाते हैं, नमक कम ही डालते हैं। तो कम कोई नहीं डालता, कम कोई नहीं हमारे जबान ही ऐसी हो गई है कि थोड़ा भी कम डालें तो हमें खाना बेस्वाद लगता है। फिर लोग ऊपर से डालते हैं। फिर ऊपर से डालते हैं, वो एक्स्ट्रा नमक तो डालना ही नहीं चाहिए। बट वो जो पोटेशियम वाले नमक है ना, पोटेशियम सॉल्ट्स, जो कहते हैं कि इसमें आधा पोटेशियम है इसलिए नमकीन, ये दीज आर रिप्लेसमेंट्स, हाँ दैट इज ट्रू, वो ठीक है। ओके। एज लॉन्ग एज वो 30-40% उसमें पोटेशियम हो, तो पोटेशियम देखा गया कि पोटेशियम भी बीपी कम करता है। अच्छा। तो ये सॉल्ट रिप्लेसमेंट्स वाले, स्पेशली जिसमें पोटेशियम हो, वो ठीक है। तो आपको अगर नमक का स्वाद रखना है खाने में तो उसकी रिप्लेसमेंट जरूर ले सकते हो, पोटेशियम वाली रिप्लेसमेंट। पर उसे भी कम खाना है। उसे कम किस लिए खाना है? स्पेशली किडनी वाले पेशेंट्स को तो कम पोटेशियम भी लेना पड़ता है, क्योंकि किडनी की डिजीज में पोटेशियम बढ़ता है। कई हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को किडनी की भी प्रॉब्लम होती है, तो वो ये भी नहीं ले सकते। वो ये भी नहीं ले सकते। अब आ गई, तो ये तो सॉल्ट की बात हो गई। नाउ एक्सरसाइज, मोटापा, बिगेस्ट कॉज ऑल्सो। तो एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम वेट लॉस करेंगे उतना हमारा बीपी बेटर होते जाएगा। तो उससे 5-6 मिलीमीटर हमारे वेट लॉस से ही कम हो जाता है। तीसरी बात है तो डॉक्टर साहब, एक एक्सरसाइज जो कोई भी आसानी से करे और बीपी कम हो जाएगा, ऐसी कोई एक्सरसाइज आप रिकमेंड करेंगे? नहीं, वॉकिंग बेस्ट। वॉकिंग से खाने और एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा वेट रिडक्शन का इफेक्ट आता है, एंड वेट रिडक्शन से ही बीपी कम होता है। यस, देयर आर सर्टेन अदर एक्सरसाइजेज जो कि कहूँगा कि एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं, some light weights and some light pumping, yoga helps to reduce BP. So ये सब चीजें एक कंबाइंड वे में हेल्प करती हैं। स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर हमने बात नहीं की अभी। हाँ, और वो भी बीपी बढ़ाता है। उसी तरह से वही मैकेनिज्म्स काम करते हैं जो कि ब्लड वेसल के ऊपर टाइटनिंग कर देते हैं, ओके, हार्ट रेट को फास्ट कर देते हैं। स्ट्रेस बीपी बढ़ा सकता है। स्ट्रेस बीपी बढ़ा सकता है, अकेला स्ट्रेस भी बढ़ा सकता है। एब्सोल्युटली। इसीलिए तो देखते हैं कि जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हम इंटरव्यू पे जा रहे हैं, हमारा बीपी पहुंच जाएगा 180, हार्ट काम कर रहा है फास्ट, हार्ट पंप कर रहा है फास्ट, उधर से हमारे कैटेकोलोमीन्स एक्ट कर रहे हैं हार्ट पे भी और आर्टरीज पे भी की कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हमारा बीपी हाई हो गया। तो वही जो मैकेनिज्म कहता है ना, रिलेशनशिप बिटवीन हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड किडनीज इज द सिंगल कॉज ऑफ, जिसको कहते हैं हाई बीपी। सो स्ट्रेस, और स्ट्रेस किससे बेस्ट किससे रिलीव होता है? आई वुड से एट दिस टाइम मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी, हॉबीज, एंड सो इससे स्ट्रेसेस कम होते हैं। सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, कंट्रोल ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। अल्कोहल का काफी इग्नोर्ड एक एरिया है। अगर हम किसी को देखते हैं हाई बीपी है, कहते हैं जी मैं दवाई लेते रह रहा हूँ, और पूछा जाए कि अल्कोहल कितना लेते हैं और वो अगर ओवर ड्रिंक कर रहा है तो सोचो ब्लड प्रेशर हाई जाता है। सो अगेन अल्कोहल कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल ठीक, अगर ओकेजनली ले ले कोई बात नहीं। हाई बीपी का पेशेंट ले सकता है? हाई बीपी के पेशेंट को एक्सेस अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का एक्सेस इज टोटली डिफरेंट देन वेस्ट। वेस्ट तो फिर भी एक्सेप्ट कर लेता है कि जी 30 ml आप रोज पी सकते हो। हम ही सोचिए, यहाँ पे तो हमारे छोटी बिल्ड के हिसाब से 30 ml भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। ओकेजनल 130 ml ड्रिंक इज फाइन, बट रोज पीना तो सोचिए बीपी को अपने ऊपर लाने वाली बात। ओकेजनल ड्रिंकिंग की डेफिनेशन सबकी अपनी है सर। अपनी है, हर इसलिए तो मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया। ओकेजनल ड्रिंकिंग का मतलब 30 ml वंस अ वीक या सोशली। वंस अ वीक या सोशली। सो ये भी हार्ट होगी अल्कोहल। अच्छा, whichever is less। हाँ, whichever is more नहीं। बट एक और है, अच्छा ये भी नहीं है कि लोग अब सोच के सुन के ये कहें कि अब तो पीना एटलीस्ट शुरू कर देना चाहिए, चलो सोशलाइज करते हैं एक बार या ज़्यादा ही सोशलाइज कर लें कि रोज ही सोशलाइज हो जाए। बट एक और हमने कुछ ऐसे भी डिसऑर्डर्स है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वगैरह, मोटापे की डिसऑर्डर्स है। अपनी एक कंडीशन है, रात के अगेन कराटे जिनके हो रहे होते हैं वगैरह, लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली। सो यही चीजें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब हमारा बीपी कंट्रोल नहीं आ रहा होता
तो हम कहते हैं कि यार ज़रूर कोई और फैक्टर्स हैं। तो तब हम जब क्वेश्चन करते हैं, चलिए मोटापा भी हो गया, ठीक है, वो कहता है जी नमक भी कम कर दिया, डाइट भी मेरी अच्छी हो गई, मैं खूब फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहा हूँ, देखिए वेट भी कम कर लिया, और मेडिटेशन कर रहा हूँ, बीपी ठीक नहीं हो रहा, और हमें दवाइयाँ बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, तब यही चीज़ें आती हैं कि शायद ये ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। क्वेश्चन करो तो हाँ कहता है जी पीते तो हम रोज़ 2-3-4 पैक रोज़ के पी जाते हैं। या वो कहते हैं, फिर घराटे वाली बात आती है, तो एक कंडीशन है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मोटापे के साथ यूजुअली होती है, बट बहुत लोगों को पता नहीं होता, और इट्स वेरी इजी टू डायग्नोज बाय जस्ट वो एक स्लीप स्टडी, एक सिंपल टेस्ट होता है, रात में मॉनिटरिंग सी होती है, घर में भी मॉनिटरिंग हो जाती है, बट वो एक ऐसी कंडीशन है कि डे टाइम में रात को अगर वो मास्क से अगर रेस्पिरेशन को हेल्प किया जाए तो उससे बीपी कंट्रोल हो जाता है, जिसके लिए बाईपैप और सीपैप एब्सोल्युटली, जिसके लिए सीपैप लिया जाता है, लगाया जाता है। सो ये भी एक चीज़ याद रखने की बात। और इन सब जो ये हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चीज़ें, हर एक से बीपी 5-7 मिलीमीटर कंट्रोल होके ये बड़े इजी है, इसलिए वो कहते हैं ना 120 to 140 की रेंज में हम चाहते हैं कि यही सब एक्टिविटीज़ करें लोग, सो दैट इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बीपी भी कम हो जाए, हार्ट डिजीज़ भी कम हो जाए, स्ट्रोक का रिस्क भी कम हो जाए, किडनी की डिजीज़ की भी रिस्क कम हो जाए। अब एक लोगों के मन का सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, मान लीजिए किसी का बीपी हायर साइड चल रहा है, वो आपका पेशेंट है, 140 150 पे आपके पास आया, 6 महीने साल भर उसने कंप्लायंस अच्छा रखा, दवाइयाँ ली, और उसके बाद वो बता रहा है कि अगले 6 महीने तक उसकी रीडिंग 120/80 चलती रही, क्या अब वो दवा छोड़ दे? बिल्कुल नहीं, वो तो दवाइयों की वजह से कंट्रोल में है। दवाइयों की वजह से अगर उस 120/80 से नीचे आ रहा है तो हम उसके लिए खुश हैं, हम उसको शाबाशी दे रहे हैं कि दवाइयाँ खाते रहो। पर डॉक्टर साहब ये कैसे पता चलेगा कि उसने बहुत मेहनत की, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लिया, अब वो दवा छोड़ सकता है? ये एश्योरेंस कभी मिलेगा उसे? नहीं, अगर वो कहेगा कि मेरा 110/70 से नीचे जा रहा है और हम मेजर करते हैं 110/70 से नीचे, तो हम ज़रूर उसकी दवाइयाँ कम कर सकते हैं। हम कहेंगे शाबाश, तुमने अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से दवाइयों से आपने वो 10-15 मिलीमीटर जो हम चाहते हैं उससे कम कर लिया, अब आपकी दवाइयाँ तो कम होनी चाहिए। कम हो सकती है, कम हो सकती है, छूटेंगी नहीं, बिकॉज अगर हमने दवाइयाँ स्टार्ट की है तो तब हमने स्टार्ट किए, या तो उसका बहुत हाई था, 140 से ऊपर था तो दवाइयाँ इंट्रोड्यूस की, या उसने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर चुका था तब दवाइयाँ स्टार्ट की। अगर उससे कम बीपी था, राइट, तो हम तो पहले टाइम देते ही हैं इन दैट 120 to 140 रेंज की आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, और अगर 4-6 महीने गुजर गए और नहीं कंट्रोल हुआ तब स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी आर देयर फॉर श्योर, अपार्ट फ्रॉम जब लो होना शुरू हो, हाँ हम चाहते नहीं कि बहुत लो हो, 110/110-70 से जब 100 पे पहुंचता है तो कई लोग वीक फील करते हैं। डायबिटिक्स में हम देखते हैं कि उनकी बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत लो भी चले जाते हैं, सो हाउ लो इज टू लो? सो इट इज वेरी क्लियर कि जो नीचे वाली रीडिंग है हम 60 से नीचे नहीं चाहते। हमारी हार्ट की आर्टरीज की ब्लड फ्लो, परफ्यूजन जिसे कहते हैं, हार्ट की आर्टरीज में ब्लड फ्लो डिपेंड करता है लोअर बीपी पे, उसी की डायस्टोलिक टाइम पे ही हार्ट की ब्लड फ्लो होता है। तो अगर हम ज़्यादा लो करें तो हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट्स में वाकई ही आर्टरी का फ्लो कम हो सकता है। हम चाहते हैं कि ये ब्लड प्रेशर 70 और 80 के बीच में आइडियल है, नीचे वाला, ओके, और ऊपर वाला 110-120 के बीच, ये आइडियल सिचुएशन है। अगर इससे नीचे होता है तो ऊपर वाला तो कई लोग वीक फील करने लगते हैं, कई लोग को चक्कर आना शुरू हो जाता है, और नीचे वाला तो वैसे ही हम चाहते नहीं है कि 70 से कम हो, 65-70 रहे। सो वेरी क्लियर, बट यू राइट, डायबिटिक्स में कई लोगों में ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है, मतलब वो उनकी नर्व्स इफेक्ट हो गई होती हैं और ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है, तो कई बार वो जब खड़े होते हैं तो सडन फॉल ऑफ बीपी होता है, कई बार बड़ी सेंसिटिव हो जाते हैं ब्लड प्रेशर की दवाई से, छोटी सी डोज से वो काफ़ी फॉल होता है उनका ब्लड प्रेशर, और स्पेशली खड़े होने के टाइम पे तो ठीक फील करते हैं, बट 20 मिलीमीटर 30 मिलीमीटर वैसे लेटने के टाइम पे तो ठीक फील करते हैं, बट 20-30 मिलीमीटर ऐसे ही फॉल कर जाता है, उनमें हम ज़्यादा प्रिकॉशंस देते हैं। उनको अपने बीपी कंट्रोल में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और हम लोग भी ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनका बीपी इस तरह, तो इसलिए इन पेशेंट्स में लाइंग और स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अलग अलग आते हैं? हाँ,
बिल्कुल। सो ऐसे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कई बार कि हम तो कहते हैं कि आपका बीपी ठीक चल रहा है, वो कहते हैं जब खड़ा होता हूँ लेट के तो थोड़ा चक्कर से आते हैं। तो देन हम डेफिनेटली उनका, स्पेशली डायबिटिक्स, स्पेशली एल्डरलीज, उनको फिर, और पार्किंसंस डिजीज एक ऐसी कंडीशन है एल्डरलीज में जिसमें ये हो जाता है, तो हम फिर उनका लाइंग और स्टैंडिंग चेक करते हैं। और अगर हमें दिखता है कि बीपी काफ़ी फॉल कर रहा है तो हम उनके लिए प्रिकॉशंस इसलिए लेते हैं कि हम फिर उनका बीपी थोड़ा हाई रखते हैं, सो दैट दे डेली एक्टिविटीज़ में उनको नुकसान ना हो और सडन फॉल ना हो। सडन फॉल ना हो। ओके, अब हम लोगों को ये बताएं कि बीपी अगर वो घर पर चेक करते हैं तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा हमें पता है कि ऑफिस में जब वो आते हैं हमारे पास पेशेंट्स दिखाने आते हैं, तो ये हॉस्पिटल का ब्लड प्रेशर या मेरे ओपीडी का ब्लड प्रेशर जरूर हाई निकलेगा, ज्यादातर लोगों में हाई निकलेगा और 10 से 20 मिलीमीटर हाई होगा, क्योंकि तो पेशेंट आया होता है, वेट कर रहा होता है, उसको डॉक्टर को दिखाने की टेंशन है। वो कई एक्शंस जो मैं कहता हूँ ना, बॉडी के कैटेकोलामीन्स, एड्रेनलिन एक्ट कर रही होती है। दिस ऑल्सो स्टेट्स कि अगर आप थोड़ी सी भी एंजाइटी में है तो 10-20 ml बढ़ गया। एब्सोल्युटली बढ़ेगा ही। ओके, सो ये जो पहुंचे और हमने इसी वक्त बिठा के उसी वक्त चेक कर दिया, वो भी एक गलत बात है। उसको हमने रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं दिया। अब आप डॉक्टर साहब हर किसी को चाय तो नहीं पिला पाएंगे बट एटलीस्ट लेटा के 2-3 मिनट तो दे सकते हैं। वो आप तो काफी टाइम दे देते हैं। मैंने बहुत कम डॉक्टर्स देखे हैं जो लिटा के बीपी चेक करते हैं। आई नो, बाहर स्टाफ चेक करता है या फिर चेक ही नहीं होता, पूछ लेते हैं। मैं बाहर में जो स्टाफ की चेक तो बिलीव ही नहीं करता, नहीं मानते। नहीं मानता, क्योंकि क्या चेक किया, कैसे चेक किया, जब मैं उन्हीं को मानता हूँ, मैं जब खुद चेक करता हूँ। और अगर मेरी ओपीडी में वेटिंग ज्यादा होती है, ओपीडी में बीपी अगर नॉर्मल निकले, पहले ओपीडी का टाइम मिलने की वेटिंग ज्यादा होती है, फिर ओपीडी में बैठने के बाद जो नंबर आता है उसकी वेटिंग ज्यादा होती है, लेकिन जो पेशेंट आपको मिलता है उसे तसल्ली हो जाती है। थैंक यू, एटलीस्ट उस वक्त बीपी कम हो जाता है। बट जब मैं मेरे ओपीडी में मैं जब चेक करता और नॉर्मल निकलता ना, तो मैं उसकी दवाइयाँ हटाता हूँ। मैं उसकी दवाइयाँ कम करता हूँ। मैं कहता हूँ आपका बीपी इससे कम ही घर पे चलता होगा, इससे कम ही होगा। अब आपको दवाइयाँ कम करने की जरूरत है अगर मेरी ओपीडी में आपका बीपी नॉर्मल आया। राइट। बट इसकी इंपॉर्टेंस पता क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे एक्यूरेट जो बीपी होता है वो घर में अगर पेशेंट खुद रेगुलर चेकअप करे। ओके। क्योंकि वो रिलैक्स कंडीशन में है, वो होम बीपी है, और होम बीपी इज द मोस्ट एक्यूरेट बीपी। या तो हम उसको ओपीडी में 5 मिनट उसको आराम से बात करके, रिलैक्स करके बीपी चेक करो और 2 बार बीपी चेक करें तो हमारे लिए एक्यूरेट होगा। और ज्यादातर डॉक्टर तो ये कर ही नहीं पाते। इसीलिए हम कहते हैं कि एक सिंगल रीडिंग पे हमारी डायग्नोसिस तो कभी हाई बीपी की होनी ही नहीं चाहिए, और एक सिंगल बीपी की रीडिंग पे हमें कंट्रोल भी नहीं सोचना चाहिए कि कंट्रोल है कि नहीं, अनलेस किसी का 170, 160, 150 मिले। बट ये जो फाइन ट्यूनिंग है कि 120 से 140 के बीच में, ये तो ऐसे ही पेशेंट आया बैठा और उसका 15-20 मिनट तो ऐसे ही है निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। सो ये कंट्रोल घर पे होता है, और घर पे किस तरह चेक करना चाहिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर पेशेंट को, इनफैक्ट मैं हर पेशेंट को नहीं, हिंदुस्तान में हर एक को पता होना चाहिए कि घर में कैसे चेक करना है। ठीक है। जब हम कह ही रहे हैं कि 30% लोग तो बीपी से सफ़र कर रहे हैं, तो अब तो हमारा क्लियर इंस्ट्रक्शंस है पूरे हिंदुस्तान के एडल्ट्स को कि आपको अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग करानी है। उसका मतलब ये है कि कहीं भी गए जहाँ पे एक बीपी इंस्ट्रूमेंट है तो एक बार अपना बीपी चेक करा लो। 25 साल से ऊपर के हर इंसान को 25 साल के ऊपर बीपी चेक कराना चाहिए। कहीं भी गए, आप अपने फादर को ही लेके पहुंच गए डॉक्टर के पास, तो वो अच्छा मौका है, खुद भी चेक करा लीजिए। कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिली, कैंप चल रहा है, हमारा भी बीपी चेक हो जाए। केमिस्ट भी रखते हैं बीपी ऑपरेटर्स कई जगह से। सो आई थिंक इनफैक्ट एक बीपी इंस्ट्रूमेंट हर एक के घर में होना ही चाहिए। तो अब जिन लोगों के घर में है बीपी मशीन, बहुत लोगों के घर में है, चेक भी नहीं करते, सही टाइम बीपी चेक करने का और सही तरीका क्या होता है? सही तरीका तो पहले तो इंस्ट्रूमेंट वाली बात है। आजकल तो फैसिनेटिंग आ गए हैं कि आप रिंग फिंगर पे पहन के बीपी चेक करा लो, आप रिस्ट पे पहन के, वो सब बेकार है। अच्छा। हाँ, कि रिस्ट पे है बीपी इंस्ट्रूमेंट, वो बीपी आपको बता रहा है।
स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट जो वैलिडेटेड इक्विपमेंट होते हैं वो कफ वाले होते हैं और डिजिटल होते हैं। और इस उसमें कंपनी का नाम लेना तो बेकार है, बट सबसे स्टैंडर्डाइज और कई हमारे ट्रायल्स में जो हुआ है वो ऑमरॉन वाले हैं क्योंकि वो वैलिडेटेड है। ऐसे और भी हैं बट ट्रायल्स में भी ये यूज़ होते हैं। ठीक है, जितने भी ट्रायल्स हुए हैं घर बीपी के, घर की रिकॉर्डिंग के, और वो पहली चीज़ कोई भी खरीद लो बट होना चाहिए कफ वाला, डिजिटल, और उस पर लिखा होना चाहिए वैलिडेटेड। ठीक है, और वो वैलिडेटेड एक साइट भी है जिसपे हम गूगल की साइट पे जाके वो वैलिडेटेड बीपी इंस्ट्रूमेंट्स की आप देखो कि मेरे जिस कंपनी का मैं ले रहा हूँ वो वैलिडेटेड है कि नहीं है। ठीक है, और वो बात पता चल जाएगी। सो इसलिए एनीथिंग, और यही इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं जो वैलिडेटेड है। क्लियरली अगर घर में करना है तो हम कहते हैं कि आप इसलिए कर रहे हैं कि पहले एक हाई बीपी को डायग्नोज करने के लिए इन दोज विद 120 to 140 रेंज में। द सेकेंड इज़ कि हमारे दवाई का कंट्रोल है कि नहीं, क्योंकि पेशेंट आता है अस्पताल में तो हमेशा हाई मिलता है, कहता है मैं घर में तो बिल्कुल ठीक रहता हूँ, अब यहाँ पे 160 आ रहा है, 160 वाला 120 पे कैसे चल सकता है? नहीं, ये घर पे ठीक रहता है। इसके लिए डॉक्टर्स ने एक नाम भी दिया है, व्हाइट कोट बीपी, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो फिर हम कहते हैं कि जब घर पे चेक करके बताइए, तो घर पे जो रीडिंग्स होती हैं वो नॉर्मली हम कहते हैं कि सवेरे लीजिए दवाइयों से पहले और एक रात को सोने से पहले। ओके, 2 रीडिंग्स ईच टाइम, और दोनों के फिर एवरेज तो मशीन ही निकाल देती है। और ये एटलीस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 7 डेज लीजिए और उसका रिकॉर्ड रखिए so that हमें पता रहे क्या है। बट सिर्फ यही नहीं है, टाइमिंग वाली बात ही नहीं है। हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लिया कैसे जाता है। ओके, क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट कहते हैं कि हम लेते हैं ठीक निकलता है, वो ठीक से ले ही नहीं रहे होते। फिर हम जब पूछते हैं तो कैसे लेते हो आप, तो और तरीके बताते हैं कि जी यह था, वो आती है नर्स आती है, हाथ लटका होता है, वो ये कफ लगा देती है, फिर वो तो आता ही है। कैसे लेते हैं? वो नर्स है, वो आती है, या वो टेक्नीशियन आ जाता है वो कर देता है। एक्चुअली दे हैव नो आइडिया कि कैसे सही बीपी लेना है, और हमें शायद डेमोन्स्ट्रेट भी करना चाहिए कि कैसे लेना चाहिए। तो ऐसा है कि देखिए, लेट अस जस्ट सी कि मेरा अपना बीपी है, हमें लेट के लेने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज हम कुर्सी पे बैठे हो, सोचिए कि ये टेबल है मेरे पास, हाथ मेरा हार्ट की लेवल पे होना चाहिए, विच इज यूजुअली अ चेयर एंड अ टेबल। ओके, और हार्ट मेरा ये है, तो मेरा हाथ ये है, तो हार्ट के लेवल पे मैं आराम से बैठा हूँ। मेरे पैर, ये नहीं है कि मैं यूं बैठा हूँ या किसी अनकंफर्टेबल पोजीशन, ऊंची चेयर है पैर लटका के बैठा हूँ, वो सब स्ट्रेन डालता है। ओके, एकदम सीधा, आराम से, बैक भी सीधी है मेरी, और मैं फिर रिलैक्स करूँ 4-5 मिनट, जैसे कि अब मैं एट पीस हूँ। ये श्योर होना चाहिए कि ये नहीं है कि मैं एक्सरसाइज करके आया हूँ। पिछले 30 मिनट में ना चाय पी होनी चाहिए, ना कॉफ़ी पी होनी चाहिए, कोई स्टिमुलेंट वाली ड्रिंक नहीं होनी चाहिए, एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, खाना नहीं होना चाहिए, हाँ खाना नहीं होना चाहिए, एनीथिंग जो कि आपको स्टिमुलेट कर रहा हो। आप कंफर्टेबली बैठे हैं। इम्पॉर्टेंट ये भी नहीं कि आप बात कर रहे हो और बीपी गप्पे मार रहे हो, वो भी नहीं करना चाहिए। किसी को डांट रहे हो उस टाइम पे ये भी नहीं है, इंटरव्यू दे रहे हो, वो भी नहीं है। ओके, और ये भी है कि टीवी शीवी ना देखो। आजकल तो टीवी में ऐसी चीजें दिख जाती है कि जो बीपी बढ़ जाता है। राइट, बट देन वो कफ भी सही होना चाहिए। वो ऑटोमेटेड है, उसके ऊपर एक लिखा होता है आर्टरी का मार्क। वो मार्क सोचिए कि ये है हमारा। अच्छा, ये भी नहीं कि कपड़ों के ऊपर करें, नहीं करना चाहिए ना, एब्सोल्यूट नॉट। आर्म आपकी एक्सपोज होनी चाहिए। इसलिए हम कई बार कहते हैं बाय द वे पेशेंट्स को जब बीपी चेक करना होता है कि आप ऐसे कपड़े पहन के आइए कि आपकी स्लीव्स ऊपर आ सके। ये नहीं है कि हमने आपके कमीजों के ऊपर से बीपी मेजर करना है। यहाँ पे आपने ऐसा किया, हमारा एल्बो है, इसके साइड में मीडियल थर्ड में सोचिए आर्टरी फील हो रही है, और कफ उसके 1 इंच ऊपर आना चाहिए। एल्बो है क्रीज, कफ 1 इंच ऊपर आना चाहिए, और मार्क है आर्टरी का यहाँ आना चाहिए। और फिर तो बाकी ऐसी आराम से आपने हाथ को, ये नहीं कि स्टिफ रखा हो, ये नहीं कि आपने यूं सपोर्ट किया हो, ऐसे सीधा, बस ऐसे सीधा, बट कंफर्टेबली ऑन द टेबल, टेबल पे आराम से रखा होना चाहिए। टेबल पे रेस्ट कर सकते हैं, टेबल पे रेस्ट ही करना है।
अदरवाइज तो आप हार्ट पे स्ट्रेन कर रहे हो, बीपी हाई आएगा। हम्म। आपने टेबल पे रेस्ट किया, बॉडी रिलैक्स्ड है, आप पैर पे एकदम खड़े हो, अब आपने ऐसे रेस्ट कर दिया और फिर आपने दबा दिया, उसके बाद वो बीपी चेक हो गया, एक रीडिंग आ गई, ठीक है, उसके आपने 1 मिनट का और गैप दिया, इमीडिएटली नहीं लेना, 1 मिनट का और गैप दिया, फिर बटन दबा दिया, रिलैक्स रहे, उसने बीपी रिकॉर्ड कर दी, दोनों बीपी का आपको एवरेज दे दिया, आपने उस वक्त नोट कर लिया। फिर यही काम रात को करना। फिर यही काम रात को करना। राइट हैंड लेफ्ट हैंड Either doesn't make there's a small amount of difference, but हमेशा एक ही हाथ में लेते रहे, जिससे भी लें फिर एक ही हाथ से लेते रहे। एब्सोल्युटली। बीपी चेक करने का सबसे सही तरीका, आप लोग आई एम श्योर जो बीपी चेक करते हैं कुछ ना कुछ गलती अब तक करते रहे होंगे जो अब से आपको नहीं करनी है। ये आपने रीडिंग्स चेक की और इनको 3 से 5 दिन आप कह रहे हैं चेक करेंगे तब पता चलेगा। करेक्ट, एटलीस्ट 3 डेज, बट आप लंबा चेक कर सकते हैं, 7 दिन तक चेक करते रहिए, बट उससे ज़्यादा करने का कोई फायदा नहीं है। सो एटलीस्ट 3 डेज पे तो ऑटोमेटिकली सही आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि क्या रह रहा है। एक जो टर्म आप लोग यूज करते हैं सिस्टोलिक डायस्टोलिक, लोग आम भाषा में ऊपर का और नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो क्या होता है? वही दोज आर द सिस्टोलिक रीडिंग्स, डायस्टोलिक रीडिंग्स। ये रीडिंग्स मशीन पर हम लोग जब सुनते हैं तो टिक 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 की आवाज़ शुरू होती है, जहाँ पे वो सुनता जाता है और नीचे डायस्टोलिक रीडिंग्स आती है। वही तो हम बात कर रहे थे कि 120/80। ये हम जब स्टेथोस्कोप से सुनते थे और तब मरकरी के रीडिंग्स होती थी तो हम ये स्टेथोस्कोप से सुनते थे। अच्छा। और हमें साउंड्स आती थी। जब आपको पता है कि मरकरी रीडिंग्स, इसलिए मरकरी वाले खत्म हो चुके हैं क्योंकि मरकरी इज अ हार्मफुल एजेंट। तो फिर दूसरे वाले आए हैं जो कि हमें वो देते हैं, जो हॉस्पिटल में पंप करके करते हैं, उसमें भी स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। बट ये देखा गया है कि जो ऑसिलोमीट्रिक बीपी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को देखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इतने ही एक्यूरेट हैं जितने यूजुअली जो हमारे अस्पताल के हैं, इसलिए वो वैलिडेटेड कहते हैं, इसलिए ये रीडिंग्स इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये अपने आप ही उन सिग्नल्स को डिराइव करके, एल्गोरिदम्स हैं उस मशीन में जो कि डिराइव कर लेती हैं कि ये रीडिंग्स जो इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए वो क्या है और कितनी आ रही है। दैट इज़ द रीज़न। तो इसीलिए हमें उनको सुनना नहीं पड़ता जो हम पहले उस साउंड से सुनते थे। ब्लड प्रेशर की दवाओं के बहुत लोग ये सोचते हैं लॉन्ग टर्म लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या होते हैं? हाँ, ब्लड प्रेशर की डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और हर दवाई का वैसे भी, चाहे वो क्रोसिन टैबलेट हो उसकी भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट ये साइड इफ़ेक्ट्स सीरियस नहीं है, किसी भी ब्लड प्रेशर की दवा के सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हाँ, वो ज़रूर किसी की, कुछ लोगों में इलेक्ट्रोलाइट्स को चेंज कर सकती हैं, बीपी ज़्यादा ड्रॉप कर सकती हैं, बट ये सब जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं डॉक्टर को पता होते हैं, और जब फॉलो अप होता है डॉक्टर वही चीज़ें देख रहा होता है कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि नहीं है। बट समझने की बात यह है कि कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, रेयरिटी में, वेरी रेयर, कोई भी, हर दवा का वेरी वेरी रेयर सीरियस साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं। और जहाँ तक सवाल है, ये इसलिए ये दवाइयाँ हैं और हमारे ट्रीटमेंट के लिए हैं क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट्स टोटली आउटवे द बेनिफिट्स, टोटली आउटवे एनी साइड इफ़ेक्ट। तो वो बीपी की दवाएं ज़रूरी हैं और फ़ायदेमंद हैं। तो इसीलिए हमें नुकसान या साइड इफ़ेक्ट का सोचना नहीं चाहिए कि कोई तो प्रूव हो चुकी हैं कि माइन्यूट साइड इफ़ेक्ट्स होते हुए भी और रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हुए भी इनका फ़ायदा इतना ज़्यादा है कि हमारी जानें बचा रही है। इस चीज़ को हम आसान तरीके से ऐसे भी समझाना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि बीपी के पेशेंट्स में हमने देखा स्ट्रोक बहुत ज़्यादा देखा गया है, या फिर ऐसा कहें कि स्ट्रोक का जो सबसे बड़ा कारण है वो हाई ब्लड प्रेशर या अनकंट्रोल्ड हाई बीपी देखा गया। दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्यों हो जाता है स्ट्रोक? जब ब्लड प्रेशर बहुत राइज करता है और बीपी का जो ऊपर की लेवल है वो ब्लड वेसल्स पे बहुत एक्ट कर रही है तो वो बर्स्ट कर देती है, तो ब्रेन में ब्लीडिंग का, जबकि हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, 2 तरह के स्ट्रोक्स होते हैं और स्ट्रोक बहुत डिसेबलिंग कंडीशन है किसी भी एज पे, एल्डरलीज पे हम सोचें कि क्या फ़र्क पड़ता है, एक्चुअली सबसे ज़्यादा तो स्ट्रोक का ही फ़र्क पड़ता है जिसमें पैरालिसिस
और ना स्पीच ना रहे या खाना पीना ना खा सके कोई, या हाथ पैर को ना मूव कर सके, पैरालिसिस हो जाए, वो एक बहुत डिसेबलिंग कंडीशन होती है। इसीलिए स्ट्रोक को तो हर एक को स्ट्रोक से बचना चाहिए। और हाई बीपी इसलिए स्ट्रोक करता है कि बहुत पहुंच जाता है। तो एक तो हर मैंने कहा कि बीपी और आर्टरी के कंस्ट्रिक्शन और हार्ट के कंट्रैक्शन और किडनी के हार्मोन्स की वजह से होता है, बट वो हर आर्टरी को करोड कर रहा है हाई ब्लड प्रेशर। ओके। और करोड इसलिए करता है तो इसलिए वो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज भी होती है, इस तरह पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज भी होती है, बट जब हाई हो जाता है तो आर्टरी को बस्ट भी कर देता है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ब्लड किसी आर्टरी से निकलने के लिए कोशिश कर रहा है और आर्टरी हार्ड है और आर्टरी हार्ड है या कोरोडेड है, हाँ, तो बस्ट कर जाती है। तो वो बस्ट कर जाती है। और बस्ट इज द ब्लीड। जब कोरोड हो रही है तो उसका एक स्पॉट ब्रेन में चला जाए तो वो कोरोड मतलब रगड़ के जा रहा है। हाँ, रगड़ के जा रहा है, बिल्कुल कोरोड हो गई, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस बन गया, वीक भी हो गई। तो इन सिंपल टर्म्स वीक भी हो गई है, कोरोडेड भी हो गई है, उसके अंदर वो भी जम गया है, सोचो पाइप के अंदर जैसे भुरभुरी चीजें जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो उससे अगर वही एक करोडेड स्टफ ब्रेन में गया तो उसको कहते हैं एम्बोलिक या इस्कीमिक स्ट्रोक, और वही कोरोजन वाला एरिया बस्ट कर गया तो ब्लीड होगी। जो ब्लीड हो गई तो ब्रेन की ब्लीडिंग सबसे डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस होता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज कहते हैं, और उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। और स्ट्रोक के बहुत सारे कारणों में हाई बीपी जिम्मेदार माना गया। इट्स द बिगेस्ट कॉज ऑफ स्ट्रोक, biggest cause of heart disease, and second biggest cause of kidney disease and kidney failure is high blood pressure. So सोचिए आंखों की डिजीज का, आंखों का ब्लाइंडनेस का सबसे बिगेस्ट कॉज, आई मीन हम नेम करें तो रियली एक डरावनी हाई ब्लड प्रेशर एक डरावनी चीज है, बट लोगों को डर नहीं लगता इससे, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि हाई ब्लड प्रेशर लेके घूमते रहते हैं और बड़ी कैजुअली घूमते रहते हैं। इसीलिए तो जो हमारी ब्लड प्रेशर की टारगेट रीडिंग्स 10 साल पहले से अब कम होती जा रही है। हम कहते हैं कि 130/80 से ऊपर ब्लड प्रेशर आपका हाई ब्लड प्रेशर, और लोग समझते हैं कि अरे यार ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो ऐसा तो हमारा चलता ही रहता है पिछले कई सालों से। कितना लो थ्रेटनिंग हो सकता है? लो थ्रेटनिंग इज सिम्टोमेटिक इशू। हार्ट पेशेंट्स में कई बार लो बीपी होता है जब वीक हार्ट्स हो गए होते हैं। हम लो पे जैसे मैंने बताया है कि नॉर्मल लोगों में तो हम चाहते हैं कि 110 से नीचे ना जाए, और नीचे वाला तो एटलीस्ट 70 से ऊपर ही रहे और 60 से नीचे ना जाए। बट कई कंडीशंस होती हैं जिसमें कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 90 बीपी भी ठीक है। जैसे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनकी दवाइयाँ ही ऐसी चल रही होती हैं जो कि फायदा खूब दे रही है, बट साथ में बीपी भी कम करती है। और ये सब हार्ट की दवाइयाँ बीपी कम करती हैं, बट फायदा उनका बहुत है। तो हम हार्ट फेलियर में कई कंडीशंस में हम 90 तक बीपी एक्सेप्ट करते हैं। इनफैक्ट हार्ट के पेशेंट्स में, हम हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में हम कहते हैं कि 90 से 100 ऊपर वाला रहे तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो दवाइयाँ की डोजेस हम और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो फायदा देती है। कॉफी ब्लड प्रेशर as long as पेशेंट सिम्टोमेटिक ना हो, as long as उसको चक्कर ना आए, as long as वो खड़े होके गिरे ना, और ये इंडिविजुअलाइज करना। इसीलिए हर पेशेंट जब हम लोइश पे जाते हैं तो हम इंडिविजुअलाइज करते हैं कि किसका वाकई हम एक्सेप्ट कर सकते हैं 90 तक का बीपी, और किसका हमें नहीं एक्सेप्ट करना, क्योंकि और कंडीशंस भी देखते हैं। दैट्स राइट। कॉफी का बीपी से कोई कनेक्शन है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, कॉफी बीपी को हाई करती है। हाई करती है। एक्सेस कॉफी, इसलिए हम कहते हैं कि पहले 30 मिनट में कॉफी ना पिया जाए। तो हाई बीपी के पेशेंट को कॉफी नहीं पीनी चाहिए? नहीं, ओकेजनल कॉफी इज फाइन, वो इतना नहीं बढ़ाएगी, बट एक्यूरेट बीपी मेजरमेंट के लिए हम कहते नहीं। बट हाँ, कोई कहे कि जी मैं तो 8 कप पी रहा हूँ, ओह दैट्स अ डिजास्टर, वो तो है ही, दिस इज गोइंग टू रेज हिज बीपी। इसीलिए जब हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, उसमें ये भी कम कहते हैं कि अल्कोहल ही नहीं, टी इन मॉडरेशन एंड कॉफी इन मॉडरेशन। यानी किसी का लो है तो वो कॉफी पी सकता है। लो है तो कॉफी पी सकता है, पर ज्यादा नहीं, पर ज्यादा नहीं। आई मीन हर चीज का ना हम ओवर करें ना, हर चीज का मॉडरेशन में सबसे बेस्ट फायदे होते हैं।
ऐसे लोग जिनका बीपी सडनली उन्होंने नोट किया कि बढ़ा हुआ है, 140 से 150 है, वो जब तक हॉस्पिटल पहुंचे या डॉक्टर के पास पहुंचे, क्या वो कुछ क्विक फिक्स कर सकते हैं जिससे थोड़ा कंट्रोल में ला पाएंगे? सी 150 इज नॉट अ डेंजरस ब्लड प्रेशर, और मेरे को नहीं चाहिए वो क्विक फिक्स, क्योंकि तो हम तो उसकी जेन्युइन रीडिंग जानना चाहते हैं। अगर उसने कहा कि मेरा 150 था, मैंने तो दवा ले ली और मेरे को नहीं हाई मिला, तो आई कैन नॉट बी श्योर कि क्या था। और अगर वो इतना ही मिला तो देन आई कांट बी श्योर कि ओरिजिनल कितना था। 150 बीपी डेंजरस नहीं है, इलेक्टिव ट्रीटमेंट है इसकी। जब डायग्नोस हो सकता है ये टेम्पररी हो सकता है सर्कमस्टांशियल हो सकता है कि कोई ऐसी न्यूज आई हो जिससे कि टेंशन आ गई हो सकता है कि कुछ उस दिन ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया और हाई बीपी हो गया। सो इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड, बट डायग्नोसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, 190-200 पहुंच रहा है तो वो एक इमरजेंसी है जिसमें इमरजेंसी में जाए। ओके। बट खुद न ट्रीट करें बीपी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 180, 190, 200 डायग्नोस हो, किसी ने बीपी रीडिंग ली हो और वाकई। अब ये दूसरी बात है कि कोई कहे कि मैं बीपी जानता हूँ, मेरे को पता है मेरा बीपी, मैं कल दवाई ले रहा था, अब 210 है, मेरा सर फटा जा रहा है। तो हम यही कहते हैं कि वो जो दवाई आप खा रहे हो उसकी 1 डोज एक्स्ट्रा ले लो। ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन में 1 डोज एक्स्ट्रा ले लो और इमीडिएटली इमरजेंसी में आ जाओ, सो दैट आपका चेकअप। ऐसा नहीं कि फिर दवा लेके फिर भूल गए। ना, नो क्वेश्चन। सेल्फ ट्रीटमेंट में बड़े नुकसान भी होते हैं और सेल्फ ट्रीटमेंट में इनएक्यूरेट बीपी भी रीडिंग हो सकती है। आपका वॉमिटिंग या किसी और वजह से थी, हो सकता है कि ब्रेन में कुछ हो रहा उसकी वजह से थी, बीपी उसकी वजह से हाई था, आपने दवा ले ली, बीपी को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया, ब्रेन की सप्लाई कम कर दी, तो कई नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसलिए सेल्फ ट्रीटमेंट में हम कभी नहीं बिलीव करते। हम कहते हैं जो या तो आप अस्पताल में डॉक्टर को देख लो, और कोई भी, आई मीन ब्लड प्रेशर इज सच अ कॉमन थिंग कि किसी भी डॉक्टर, कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर को पता है कितना बीपी होना चाहिए, कैसे मेजर करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए, और अगर बहुत हाई है तो यस, इमरजेंसी में जाकर जरूर ट्रीट कराना चाहिए। आप अपनी प्रैक्टिस में क्या देखते हैं, फीमेल्स में ज्यादा है या मेल्स में ज्यादा है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम? इट इज अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, अक्रॉस द बोर्ड, और रीडिंग्स भी अक्रॉस द बोर्ड है। और जो भी हम कहते हैं कि इसमें मेल और फीमेल का कोई डिफरेंशिएशन नहीं। जो भी हम बात कर रहे हैं वो औरतों और आदमी के लिए एक साथ बात कर रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भारत में क्योंकि महिलाएं जनरली एनीमिक होती हैं, उनका बीपी जनरली लो रहता है, इसलिए अगर उनका हाई हुआ तो ज्यादा टेंशन की बात है। ये बात है क्या? अरे, हाई बीपी टेंशन की बात है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। वो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वो हर प्रेगनेंसी में मॉनिटर किया जाता है और वो बच्चे को भी इफेक्ट कर सकता है। उसकी ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर उस टाइम पे प्रेगनेंसी में होता है, उनको हायर टेंडेंसी होती है हाई ब्लड प्रेशर होने की लाइफ में। सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो लेडीज की है। अच्छा, इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज कि मेनोपॉज की जो कंडीशन है उसमें हाई बीपी हो सकता है। सो देयर आर अदर रीजंस फॉर हैविंग हाई बीपी इन वुमेन, बट इफेक्ट वही है बॉडी पे जैसे आदमियों को है, और उसी की हम जिस तरह बात करते हैं तो इसलिए जनरलाइज करते हैं कि बड़ा हर एक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट तो ठीक है, prevalence I think is similar. Okay. Prevalence is similar. I mean 30% adults constitutes all. एक वेग डेटा ये कहता है सर कि अर्बन पॉपुलेशन में बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा है, 10-15% का फर्क है, रूरल पॉपुलेशन में कम है। That is not true. अच्छा, Absolutely not true. In fact, अगर हम देखें तो सॉल्ट की मात्रा रूरल पॉपुलेशन में ज़्यादा खाई जाती है अर्बन पॉपुलेशन। नमक इज अ स्टेपल पार्ट ऑफ डाइट इन रूरल एरियाज। कई लोग तो रोटी नमक के साथ खा लेते हैं, अचार के साथ खा लेते हैं। तो नमक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज ईटिंग इन रूरल पॉपुलेशन। सो ये रूरल अर्बन डिवाइड बहुत ही कम है बिकॉज कॉजेज, ठीक है, वो एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे या ओवरवेट नहीं होंगे, बट उनकी डाइट और वो सब काफ़ी डिफरेंट होगी। इनफैक्ट देखा गया है कि शुगर और फ्राइड स्टफ रूरल पॉपुलेशन में और ज़्यादा है। कई बार अर्बन पॉपुलेशन में कम हो रहा है, रूरल पॉपुलेशन में ज़्यादा होते जा रहा है। हाँ, नमक का आपने बार बार जिक्र किया। मैं आखिरी में आपसे यही सवाल पूछूंगी, लोगों के पास बहुत तरह के नमक है, काला नमक, सेंधा नमक, नॉर्मल नमक, अभी जैसे आपने कहा पोटेशियम वाला सॉल्ट भी है।
कोई भी सॉल्ट ज्यादा लेना खतरनाक है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अपार्ट फ्रॉम पोटेशियम कंटेनिंग सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट सब सेम है, सब नमकीन है, सब बीपी के नुकसान देते हैं, सब बीपी के को नुकसान देते हैं। तो सबसे पहले लोगों को अपने डाइनिंग टेबल से टेबल सॉल्ट हटाने की जरूरत है। जरूर जरूर। एडेड सॉल्ट तो पहला तरीका होता है कि नो एडेड सॉल्ट हम लिखते हैं। वो पहला तरीका है सॉल्ट की मात्रा को कंट्रोल करना। हमारे हाथ ही उसी पे पहुंचता है ना कि सब नमक कहाँ है। और एक दूसरी चीज़ है अचार। आई थिंक ये दो चीज़ें हमारे टेबल पे हमेशा पड़ी रहती हैं और जिसे हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और तीसरी चीज़ है शाम को ये जो हम कहते हैं ना चाय का टाइम हो गया है तो चाय के टाइम में नमक पारे आज तो नहीं आए। चाय के साथ समोसे का टाइम नहीं होना चाहिए। टाइम नहीं आ गया। सो यू नो आई थिंक देयर आर सर्टेन अकम्पनीमेंट्स जिनका हम सोचते ही नहीं है, विच आर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो वो बड़े these are so fascinating कि वही in fact even in our house हम कभी सोचते शाम को चाय पी रहे तो अच्छा मट्ठी जैसे कि उसके बगैर चाय पी नहीं जाती। तो ऑन अ सीरियस नोट, अगर लोग अपनी टेबल से टेबल सॉल्ट हटा दें, कोल्ड ड्रिंक्स और ब्रेड्स में, यहाँ तक कि बिस्किट्स में भी नमक होता है। लोगों को लगता है कि मीठा बिस्किट है तो उसमें नमक नहीं होगा, वहाँ से भी नमक आप तक पहुँचता है। अचार, पापड़, वड़ियाँ, चाट मसाला, इन सब से नमक पहुँचता है। अगर यही डे टू डे आदत में सिर्फ नमक घटा दें, कितना बीपी कंट्रोल कर पाएंगे? 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर, विच इज क्वाइट अ लॉट। विच इज क्वाइट अ लॉट। 10 मिलीमीटर कम करने में हमारे हार्ट अटैक के चांसेस 20% कम हो सकते हैं। हमारे स्ट्रोक के चांसेस 30% कम हो सकते हैं। कैन यू बिलीव इट? राइट। 10 मिलीमीटर, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो टेक होम मैसेज ये है कि जिंदगी को नमकीन रखने के बेहतर तरीके ढूंढिए और नमक से जितनी तौबा कर सकते हैं। कम नमक में आपकी जिंदगी उतनी ही नमकीन रहेगी, उसके तरीके बेहतर भी हो सकते हैं। आप कहेंगे हम पहले चीनी कम करने के लिए कह रहे थे, अब नमक भी कम करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक हाई बीपी कम करके आप न जाने कितनी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आज मुझे लगता है लोग बैठ के अपना बीपी जरूर चेक करेंगे। और ठीक तरह से चेक करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूजा, आपने बहुत इम्पोर्टेंट वही सवाल था जिससे कि आप कह रहे हो कि आज लोग ठीक तरह से बीपी चेक करेंगे। ठीक तरह से चेक करेंगे। तो बीपी रीडिंग्स अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा, फिर हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपको बताएंगे कि आपका ब्लड प्रेशर पैरामीटर कैसा चल रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू।